हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं मध्यकालीन बिहार के इतिहास के संदर्भ में। अभी तक हमने बिहार के प्राचीन कालीन इतिहास को जाना, समझा, उससे संबंधित तथ्यों पर विस्तृत चर्चा की और आज से यह मध्यकालीन इतिहास की चर्चा का क्रम प्रारंभ होता है। तो शुरुआत करते हैं मध्यकालीन इतिहास से। देखिए, हम शुरुआत करेंगे मिथिला के इतिहास से। सर्वप्रथम यह जान लेने की बात है कि बंगाल अशांत हो चुका था, पाल वंश का जो शासन था वह कमजोर पड़ चुका था और पाल, सेन, कलचुरी वगैरह का जो त्रिपक्षीय संघर्ष था वह चल रहा था। इसी संक्रमणकालीन स्थिति में चालुक्य वंशी राजा विक्रमादित्य छठे के साथ बिहार आए हुए उनके सामंत, उनके सैनिक कर्नाट देव ने मिथिला में कर्नाट वंश की नानन्य देव ने मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना की। यह जो कर्नाट वंश था, रामपाल के समय इसकी स्थापना हुई थी। इससे संबंधित प्रश्न, नानन्य देव से संबंधित प्रश्न 56वीं से 59वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। नानन्य देव को कर्नाट कुलभूषण की उपाधि प्राप्त हुई थी। यह सेन वंश के एक अभिलेख से भी ज्ञात होता है ना, कि इनकी उपाधि कर्नाट कुलभूषण की थी। इनकी राजधानी दो थी। पहली राजधानी सिमरावगढ़, यह भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित है, और दूसरी राजधानी दरभंगा थी, है ना। सिमरावगढ़ और भगवानपुर अभिलेखों से, भगवानपुर जो दरभंगा में है, वहां से इस बात की तस्दीक होती है, पुष्टि होती है। नानन्य देव के पश्चात उनके पुत्र गंगदेव शासक बने और उन्होंने मिथिला और नेपाल के क्षेत्र में एक संगठित प्रशासन प्रारंभ किया। गंगदेव के ही शासनकाल में कर्नाट वंशियों का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र के रूप में दरभंगा बनकर उभरा। वही दरभंगा जहां पर अभी एम्स की भी स्थापना की गई है। 12वीं शताब्दी में कर्नाट वंश और सेन वंश के बीच संघर्ष हुआ। नरसिंह देव के समय सेन प्रभाव बढ़ने के बावजूद जो मिथिला और तिरहुत का क्षेत्र है, कर्नाट वंशियों के प्रभाव में रहा। आइए कुछ और तथ्यों की ओर हम बढ़ते हैं। फिर एक तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी का दौर आया। 12वीं सदी के अंत में इसने बिहार पर आक्रमण किया। नरसिंह देव थे, इन्होंने नजराना दिया और उसके साथ सुलह कर ली। इसी दौर में उदंतपुरी, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट हुए और बख्तियारपुर नामक शहर जो पटना के पास है उसकी भी स्थापना हुई। यह बख्तियार खिलजी के ही नाम पर है। 60वीं और 62वीं बीपीएससी और 68वीं बीपीएससी में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आइए, कर्नाट वंशीय जो शासक थे व्यवहारिक किस्म के थे। दिल्ली के साथ भी इन्होंने संबंध बनाए रखा और सुल्तानों को नजराना देते रहे, टकराहट से बचते रहे सुल्तानों के साथ। गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के समय हरि सिंह बहुत दबाव में थे, वो नेपाल चले गए। नेपाल में हरि सिंह देव ने तलेजा देवी की पूजा को बढ़ावा दिया और मैथिल समाज में पंजी प्रबंधन प्रणाली विकसित की। यह पंजी प्रबंधन प्रणाली क्या है? पंजी प्रबंधन प्रणाली विवाह की प्रणाली है ना। मतलब कहा जाए ऐसे कि यह विभिन्न व्यक्तियों से की वंशावली होती है। जब विवाह का समय होता है तो इन वंशावलियों का मिलान होता है ना, ताकि निकट संबंधियों के बीच विवाह ना हो। इसका एक वैज्ञानिक आधार भी रहा है। पुरुष पक्ष से 7 पीढ़ियों तक कोई मिलान नहीं हो और जो स्त्री पक्ष है, मतलब माता पक्ष, उससे 5 पीढ़ियों तक कोई मिलान नहीं होना चाहिए। तो यह एक अभी का विज्ञान कह रहा है ना, कि यह बहुत अच्छी पद्धति थी। सौराठ सभा एक जगह है मधुबनी में, वहां पर प्रतिवर्ष वर और वधु पक्ष के लोग इकट्ठा होते हैं और फिर वर और वधु का मिलान होता है। उसके पश्चात विवाह की क्रिया आगे बढ़ती है। मुख्य रूप से मैथिल ब्राह्मण और कैस्थ जाति में यह प्रथा थी। आगे बढ़ते हैं। मैथिल कवि विद्यापति
दरभंगा के राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबार में रहते थे। विद्यापति ने कीर्ति लता, कीर्ति पताका वगैरह जैसी रचनाएं लिखी। ये दरभंगा के राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबार में रहते थे। मैथिली भाषा और साहित्य का व्यापक विकास इस काल में हुआ था, है ना। अंतिम शासक थे हरि सिंह देव। उसके बाद अव्यवस्था बढ़ती चली गई और 14वीं शताब्दी के अंत तक कर्नाट वंश का पतन हो गया और तिरहुत में ओइनारा वंश का उदय हुआ। तो हमने मिथिला से संबंधित कुछ इतिहास को जाना। आगे हम चलते हैं। यहां पर दरभंगा के संदर्भ में एक तथ्य जान लीजिए। दरभंगा को द्वारबंग भी कहा जाता है, अर्थात बंगाल का दरवाजा, है ना। बंगाल यहां से नजदीक है। यहाँ की जो लिपि है तिरहुता या मिथिलाक्षर, वह बहुत हद तक बंगला से मिलती जुलती है। सांस्कृतिक स्तर पर भी बंगाल में और जो मिथिलांचल का क्षेत्र है उसमें बहुत समानता है। देवी की पूजा का यहाँ भी प्रचलन है। मछली खाने का रिवाज यहाँ भी काफी है। आइए हम आगे देखते हैं सेन वंश से संबंधित कुछ तथ्यों को। पाल वंश के पश्चात सामंत सेन के नेतृत्व में सेन वंश की स्थापना हुई। इसके प्रमुख जो शासक थे वह विजय सेन, वल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन थे। इन्होंने बिहार और बंगाल के अधिकांश क्षेत्रों पर शासन किया था। विजय सेन ने कर्नाट वंश के शासक नानन्य देव को पराजित किया था। वही नानन्य देव जिन्होंने इसकी स्थापना की थी कर्नाट वंश की। उसने दान सागर, अद्भुत सागर जैसी ग्रंथों की रचना की थी। यह शैव धर्म का अनुयायी था। विजय सेन ने दान सागर और अद्भुत सागर की स्थापना की। शैव धर्म का वह अनुयायी था। इस वंश का अंतिम शासक था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के ही दरबार में रहते थे प्रसिद्ध कवि जयदेव। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी और यह गीत गोविंद वैष्णव धर्म से संबंधित है, मतलब राधा और कृष्ण के प्रेम पर आधारित है। यह श्रृंगारिक भक्ति से संबंधित रचना है। लक्ष्मण सेन स्वयं वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। तबकाते नासरी के अनुसार बख्तियार खिलजी ने कई अभियान चलाए, लक्ष्मण सेन को पराजित किया और बिहार और बंगाल के अधिकांश क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार बख्तियार खिलजी प्रथम मुस्लिम विजेता बना जिसमें ने बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना की। 60वीं से 62वीं बीपीएससी, 64वीं बीपीएससी और 67वीं बीपीएससी में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए। आइए फिर मामलुक वंश और बिहार के बीच क्या इक्वेशन रहा उसे हम देखते हैं। 1206 से 1290 ईस्वी के बीच यह वंश रहा। उस दरमियान क्या इक्वेशन रहा। 1206 में बख्तियार खिलजी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। यह तो तथ्य है, सभी जानते हैं इसको। लेकिन बिहार पर ध्यान नहीं देने से क्या हुआ कि यहां पर जो सामंत थे वह स्वतंत्र होने की चेष्टा में लगे रहे, है ना। इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में बिहार और बंगाल पर दिल्ली सल्तनत का वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक अभियान चलाया, है ना। उसने बंगाल के शासक हिसामुद्दीन इवाज, है ना, जिसे को हराकर उसे अधीनता स्वीकार करने और बिहार पर दिल्ली का अधिकार मानने के लिए विवश किया। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है हिसामुद्दीन इवाज, है ना। इस विजय के बाद इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी, कभी कभी मलिक जानी भी करके यह तथ्य आ जाएगा तो उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, मलिक जानी या मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार का पहला सूबेदार नियुक्त किया गया। 48वीं से 52वीं बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न को मैंने गलत किया था उस वक्त। फिर हिसामुद्दीन ने मलिक जानी को हटाकर बिहार पर फिर से कब्जा किया, लेकिन 1226 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद ने उसे पराजित कर दिया। इसके बाद इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन महमूद ने 1227 से 1229 ईस्वी तक अवध, बिहार, लखनौती को एक प्रशासनिक इकाई बनाया और बिहार को दिल्ली के अधीन करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश ही था। बिहार को दिल्ली के अधीन करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। इस तथ्य को याद रखिएगा।
बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है, पूछा जा सकता है। देखिए, परीक्षा में कम से कम गलती हो ना, इसके लिए कुछ तथ्यों को हमेशा ध्यान में रखिए। एक तो आपके पास जो यह संग्रह है या कोई भी टेक्स्ट पढ़ रहे हो, उसको ठीक से पढ़िए, अपनी अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए, एक बात। दूसरी बात, प्रश्नों को लगाइए। तीसरी बात, प्रश्न को इसलिए लगाइए, सबसे पहली बात, बेसिक बात है, अवधारणाओं का स्पष्ट होना जरूरी है। तो इसमें पढ़ना और सुनना, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, यह सुनना आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकता है। तो पढ़ना और सुनना बेहद आवश्यक है। उसके बाद प्रश्न को लगाइए। प्रश्न लगाते हैं, गलतियां करेंगे, और मनोविज्ञान यह कहता है कि जिन संदर्भों में आपने गलती की है, उनसे आप और ज्यादा सीखते हैं। तो फिर प्रश्नों को जरूर लगाइए। तो पढ़ना हो गया, सुनना हो गया और अभ्यास करना हो गया, यह तीनों चीज चलना चाहिए। परीक्षा में निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ, तो उसने पुनः बिहार को बंगाल से अलग कर दिया। और गया के वनराज की गया प्रशस्ति से यह प्रमाणित होता है कि गया का क्षेत्र दिल्ली के अधीन था। गया के वनराज की गया प्रशस्ति, है ना। ठीक है। अब देखिए, जब बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो उसने बिहार को बंगाल से अलग कर दिया। गियासुद्दीन तुगलक ने तिरहुत में टकसाल शहर की नींव रखी। यह टकसाल शहर क्या है? जहां पर सिक्कों की ढलाई होती हो, मिंट टाउन, है ना। उस टकसाल शहर की स्थापना की, नाम रखा तुगलकाबाद। और दरभंगा का नाम, ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है, दरभंगा का नाम तुगलकपुर रखने का कार्य किया। ठीक है। बिहार शरीफ स्थानीय शासकों की राजधानी थी, जहां से फिरोज शाह तुगलक का फारसी अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। बिहार में उससे संबंधित कई अभिलेख विशेषकर पटना और गया से प्राप्त हुए। उसने दरभंगा में दुर्ग और जमा मस्जिद बनाई। फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी में दिल्ली का सल्तनत बना। बिहार में उससे कई अभिलेख उससे संबंधित हैं, पटना और गया से प्राप्त हुए हैं। दरभंगा में दुर्ग और जमा मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक के काल में ही मलिक इब्राहिम या मलिक बया, मलिक इब्राहिम या मलिक बया प्रमुख प्रशासक थे। याद रखिएगा, तुगलक काल में मलिक इब्राहिम या मलिक बया प्रमुख प्रशासक थे, जिनका शंक्वाकार गुंबद वाला मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है ना। मलिक भैया का मकबरा कहां अवस्थित है? बिहार शरीफ में, शंक्वाकार गुंबद है। ध्यान रखिएगा इन तथ्यों को। 14वीं शताब्दी में तिरहुत पर आधिपत्य कर उसने वैरनार वंश या अनिलवाड़ वंश की स्थापना की। आगे बढ़िए। चेरो वंश, पाल वंश के पतन के पश्चात, पाल वंश का जब पतन हुआ, यह एक प्रकार से उस क्षेत्र में, बिहार बंगाल के क्षेत्र में केंद्रीय सत्ता थी। इसके पतन के पश्चात विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय शक्तियों ने सिर उठाना शुरू किया और अपने आप को वो सत्ता के केंद्र में, उस क्षेत्र विशेष में रखने की कोशिश में लग गए। इसी क्रम में चेरो जनजातीय राज्य का उदय हुआ। चेरो जनजातीय राज्य का क्षेत्र था अभी वर्तमान का शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, चंपारण और पलामू। इसके प्रमुख शासकों में थे भगवत राय। भगवत राय तो इसके संस्थापक ही थे, चेरो राज्य के संस्थापक थे भगवत राय। और जो बहुत बहुत सक्सेसफुल शासक था, वह था पलामू का मेदिनी राय, है ना। मेदिनी राय बहुत ही बहादुर किस्म के शासक थे। शाहाबाद में चेरो राज्य चार भागों में विभक्त था, है ना। बिहिया, भोजपुर, चैनपुर और देव मार्कंडे। 1611 ईस्वी में चेरो और उज्जैनी जो राजपूत थे, उनके बीच लड़ाई हुई, निर्णायक युद्ध हुआ, उज्जैनियों की विजय हुई। और सबसे प्रसिद्ध शासक यही मेदिनी राय थे। मेदिनी राय के बाद उनका पुत्र प्रताप राय शासक बना। अब आगे देखते हैं। देखिए, बात लगभग
बिहार इस तरह के उथल पुथल से गुजर रहा था। तभी एक घटना घटी। इसमें 15वीं शताब्दी ईस्वी में के आखिर में फरीद खान का नाम का एक अफगान बालक जन्म लिया और उसने उसके पिता थे हसन खां, सासाराम के जागीरदार थे। बेहद बहादुर किस्म का था। बहुत कम उम्र में ही इसने निहत्थे हो ही एक शेर को मार गिराया, है ना। वहीं से इसका नाम फिर शेर खां पड़ा। पहले बचपन में फरीद खां नाम था, है ना। तब बहार खां नुहानी ने ही इसे शेर खां की उपाधि दी थी। फिर आगे इसका प्रारंभिक सैन्य जो प्रशिक्षण था वह बाबर की सेना में इसने प्राप्त की। यहां पर अस्त्र शस्त्र, युद्ध कुशलता वगैरह का प्रशिक्षण मिला, है ना। इन्होंने अपने नेतृत्व में कई युद्ध लड़े और अधिकांश में विजय प्राप्त की। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ और इस युद्ध में हुमायूं ने शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया। पराजित ही नहीं किया बल्कि हिंदुस्तान से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया, है ना। और यहीं पर फिर शेर खां ने शेर शाह की उपाधि ग्रहण की, है ना। सीडीपीओ में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। शेर शाह ने बिहार में कई प्रकार के प्रशासनिक सुधार किए। उसने राजस्व संबंधी भी सुधार किया, जिसमें एक था पट्टा और कबूलियत प्रणाली। पट्टा और कबूलियत प्रणाली बेहद ही वैज्ञानिक किस्म की प्रणाली थी। इसके अधीन किसानों और शासक राजा के बीच प्रत्यक्ष संबंध बनाने पर बल दिया गया। उस पट्टे में किसान का डिटेल लिखा हुआ होता था, उसका नाम, उसका मौजा, कितनी जमीन उसकी जोत में है, जमीन का प्रकार कैसा है, यह सब लिखा होता था। और कबूलियत जो होती थी उसमें किसान की तरफ से जो उसकी स्वीकृति होती थी उसका उल्लेख होता था, है ना। कबूलियत, कबूल अरबी का शब्द है, उसी से कबूलियत बना। कबूल मतलब स्वीकार करना। भूमि की माप के आधार पर इसने भूमि कर का निर्धारण किया और जब्ती प्रणाली लागू की, है ना। जो इसके भूमि सुधार संबंधी कार्य किए गए थे कालांतर में अकबर ने भी अपनाया। फिर उसके बाद सैन्य सुधारों पर भी इसने ध्यान दिया और घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की। आगे चलिए कुछ और चीजों को देखें जो शेरशाह ने किया था। संचार व्यवस्था बहुत सुदृढ़ की, है ना। और सराय और डाक चौकियों का निर्माण करवाया। उन्होंने किलों को सुदृढ़ किया, जिसमें रोहतास किला बहुत महत्वपूर्ण है। पटना में एक दुर्ग का निर्माण कर पटना को पुनः बिहार की राजधानी बनाया। इसका उल्लेख अब्दुल्ला की रचना है तारीखे दाऊदी। तारीखे दाऊदी के लेखक कौन है? अब्दुल्ला। तारीखे दाऊदी, इसमें इस घटना का उल्लेख है। शेरशाह ने सासाराम में अष्टकोणीय मकबरा बनवाया, है ना। शुरुआत किया था, पूर्ण नहीं करवा पाया। इसे पूर्ण करवाने का श्रेय इसके पुत्र इस्लाम शाह को जाता है। 67वीं बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है। फिर उसके पश्चात शेरशाह ने अपने शासनकाल में शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का ये दाम प्रचलित करवाया। इतिहासकार इन्हें अकबर का अग्रदूत कहते हैं। इनके समकालीन प्रसिद्ध कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत लिखा, है ना। आगे चले हम। शेरशाह ने बंगाल से सिंध तक सड़क ए आजम, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड जो अभी का है, उसका निर्माण करवाया। आगरा से बुरहानपुर, जोधपुर से चित्तौड़ और लाहौर से मुल्तान तक सड़कों का जाल बिछा दिया, है ना। शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में हुई। कब? जब कलिंजर का जो अभियान था उस समय उक्का नामक एक अस्त्र चला रहे थे और वही कोई गोला फट गया, इनकी मृत्यु हो गई, है ना। इनके बाद इनका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि धारण कर शासक बना। फिर आते हैं हम उस राजवंश की तरह जिसने बहुत लंबे अंतराल के पश्चात भारत में एक मजबूत केंद्रीय सत्ता की स्थापना की, भारत को
बहुत हद तक एक प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित करने का प्रयत्न किया, वह था मुगल काल। मुगल काल में बिहार की क्या स्थिति थी, इसको जानते हैं, है ना, हमें पता है। इसके संस्थापक थे बाबर। उन्होंने जो मोहम्मद शाह के पुत्र थे उसे बिहार का प्रशासन सौंपा। 1574 में अकबर ने बिहार पर आक्रमण किया। उस समय इस क्षेत्र पर अफगानों का शासन था, जिसमें दाऊद खां करवानी प्रमुख शासक थे। 1576 में अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। यह प्रश्न 48वीं से 52वीं बीपीएससी में पूछा गया है। किस ईस्वी में? 1576 में। याद रखिएगा, बिहार बीपीएससी में या अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों में इस प्रकार के जो तथ्य हैं वो पूछे जाते हैं। 1580 ईस्वी तक यहां पर अफगानों का शासक रहा। अकबर ने बिहार को मुगल सूबा घोषित किया और मुनीम खां को गवर्नर नियुक्त किया। अकबर के शासनकाल में राजा मान सिंह ने बिहार में मुगल प्रशासन को सुदृढ़ किया, है ना। अकबर के शासनकाल में राजा मान सिंह ने बिहार में मुगल प्रशासन को सुदृढ़ किया। रोहतास को उन्होंने अपना केंद्र बनाया, मुख्यालय बनाया। उन्होंने चेरो जनजाति के विरुद्ध सफल अभियान चलाया और बिहार पर अपना प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया। उनके बाद सईद खां बिहार के प्रांतपति या सूबेदार बने। अकबर ने अपने साम्राज्य के 12 सूबों में विभाजित किया था और बिहार के लिए खाने मिर्जा अजीज कोका को गवर्नर नियुक्त किया था। खान ए मिर्जा अजीज कोका को उन्होंने इसका गवर्नर, बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था। जहांगीर के शासनकाल में लाल बेगम उर्फ बाज बहादुर को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया, है ना। याद रखिएगा, जहांगीर का काल है, लाल बेगम उर्फ बाज बहादुर को सूबेदार नियुक्त किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया। खड़गपुर के राजा थे संग्राम सिंह, उनके विद्रोह को इन्होंने सफलतापूर्वक दबाया। इसके साथ साथ उन्होंने दरभंगा में एक मस्जिद और नूर सराय नामक एक सराय का निर्माण करवाया। नूर सराय, नूर सराय इसलिए कि जब नूरजहां बंगाल जा रही थी तो वह यात्रा के दरमियान इसी सराय में रुकी थी और उनके नाम पर ही इसका नाम नूर सराय पड़ा। ठीक है, आगे बढ़े हम। जहांगीर ने बाज बहादुर को कुली खां की उपाधि दी। 1607 ईस्वी में इन्हें बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया, है ना। उसके बाद इस्लाम खां बिहार के सूबेदार बने। जहांगीर ने बाज बहादुर को कुली खां की उपाधि दी। 1607 ईस्वी में इन्हें बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया और उसके बाद इस्लाम खां बिहार के सूबेदार बने। इसके बाद अबुल फजल के पुत्र अब्दुर रहमान या अफजल खां बिहार के सूबेदार बने और कुतुब नामक फकीर के विद्रोह को दबाया, है ना। अबुल फजल के पुत्र थे अब्दुर रहमान, अफजल खां भी इनका नाम था। ये बिहार के सूबेदार बने और इन्होंने फकीर कुतुब नामक एक फकीर के विद्रोह को दबाया था। आगे बढ़े हम। 1615 ईस्वी में नूरजहां के भाई इब्राहिम खां काकर सूबेदार नियुक्त हुए। 1615 ईस्वी में नूरजहां के भाई इब्राहिम खां काकर सूबेदार नियुक्त हुए। इब्राहिम खां ने पटना के पास मनेर में 1619 ईस्वी में मखदूम शाह दौलत का मकबरा बनवाया, है ना। इब्राहिम खां ने पटना के पास जो मनेर शरीफ है, अभी आप लोग जान रहे हैं, उस दरगाह को मखदूम शाह दौलत का मकबरा है ना, यह बनाया गया। नूरजहां के भाई थे कौन? इब्राहिम खां काकर, है ना। 1615 ईस्वी में यह बिहार के सूबेदार नियुक्त हुए। 1621 ईस्वी में शहजादा परवेज बिहार के सूबेदार बने। शहजादा खुर्रम, जिसे बाद में शाहजहां भी कहा गया, ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और 1622 से 24 ईस्वी में पटना और रोहतास पर उन्होंने कब्जा कर लिया। इस समय खाने दुर्शन बैरम बेग, है ना, बैरम बेग उनका नाम था, को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। जहांगीर के शासनकाल में अंतिम सूबेदार थे मिर्जा रुस्तम सफावी। उनके बाद खाने आलम, मिर्जा सफी खान,
मिर्जा सफी सैफ खान सूबेदार बने। सैफ खान ने 1628-29 में पटना में एक मदरसा बनवाया, आज भी जिसे सैफ खान मदरसा के नाम से जाना जाता है ना। ये तथ्य महत्वपूर्ण है, याद होने चाहिए, है ना। आगे, शाहजहां के शासनकाल में अब्दुल्ला खां फिरोज जंग 1632 ईस्वी में बिहार के सूबेदार बने। उन्होंने भोजपुर के उज्जैनिया शासक राजा प्रताप के विद्रोह को दबाया और क्षेत्र को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। देखिए, इनके बाद मुमताज महल के भाई शाइस्ता खान पहली बार 1663 से 1664 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार बने। इसके बाद आजम खान, जफर खान, जुल्फिकार खान सूबेदार नियुक्त हुए। अब आते हैं औरंगजेब के शासनकाल में बिहार की क्या स्थिति थी। औरंगजेब के शासनकाल में दाऊद खां कुरैशी, औरंगजेब के शासनकाल में दाऊद खां कुरैशी बिहार के सूबेदार रहे। उनके कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई वह 1664 ईस्वी में पलामू विजय के उपरांत गया जिले में, अभी का औरंगाबाद, दाऊद नगर जो प्रखंड बना हुआ है ना, वह दाऊद खां कुरैशी के ही नाम पर है, उसकी स्थापना हुई थी उसी वक्त। साथ ही उन्होंने पटना में दारुल अदल एक न्यायालय था, उसकी भी स्थापना की। किसने? दाऊद खां कुरैशी ने। दाऊद नगर में एक किला भी बनवाया इन्होंने और सराय भी बनवाया, है ना। ब्रिटिश यात्री थे बर्नियर। बर्नियर ने पटना को भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक माना। इसी समय बिहार में भयंकर अकाल पड़ा जब बर्नियर यात्रा कर रहा था। इसका उल्लेख जॉन मार्शल और डच यात्री डी ग्रैफी ने भी किया है। फिर आगे हम चलें। औरंगजेब के तीसरे पुत्र थे शहजादा आजम। वह 1677 ईस्वी में कुछ समय के लिए बिहार के साथ बंगाल और मालवा के क्षेत्रों के देखरेख की भी जिम्मेदारी हाथ में लिए थे, है ना। औरंगजेब ने 1702 ईस्वी में अपने प्रिय पौत्र शहजादा अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया और फिर शहजादा अजीम ने ही, है ना, औरंगजेब के पोते थे, पटना का पुनर्निर्माण किया और इसका नाम अजीमाबाद रखा, है ना। अजीम ने पटना का फिर रिकंस्ट्रक्शन किया, औरंगजेब के पौत्र थे, पोते थे, और इसका नाम अजीमाबाद रखा। उत्तरवर्ती शासक, मुगल शासक बहादुर शाह ने शहजादा अजीमुस शान को बिहार का शासक नियुक्त किया, सूबेदार नियुक्त किया, और फर्रुख सियर को बंगाल का नायब नियुक्त किया, है ना। फर्रुख सियर बंगाल से बिहार लौटा और लगभग 1713 ईस्वी में पटना में उसका राज्याभिषेक हुआ, है ना, जब वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। सूबेदार फखरुद्दौला ने छोटा नागपुर, पलामू, जगदीशपुर के उदवंत सिंह के खिलाफ अभियान चलाया और पटना के ख्वाजा कला में दारुल अदल मस्जिद का निर्माण करवाया। फर्रुख सियर के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का प्रभुत्व बढ़ गया। 1733 ईस्वी में बंगाल का नवाब बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष शासन करने लगा। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का जो इतिहास है वह आज समाप्त होता है। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनका रिवीजन कर लीजिएगा 2-3 बार, इस वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से, बहुत उपयोगी यह वीडियो होगा आप तथ्यों को याद करने के संदर्भ में। और कल हम लोग अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आधुनिक बिहार का जो इतिहास है ब्रिटिश काल में विशेषकर, उसको हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, रिवीजन पर खूब ध्यान दीजिए और हमारी इस टीम के साथ अपनी इस तैयारी को फाइनल अटेम्प्ट में परिवर्तित कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।